पुरुषों की बीमारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज बात आपके जोड़ों की। आज बात एक ऐसे बीमारी की जो लगभग बहुत सारे लोग हैं इससे जूझ रहे हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जानेंगे जो कि जोड़ों से रिलेटेड है। उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही डीपली समझेंगे, लेकिन सिर्फ जानेंगे ये नहीं कि क्या होता है जोड़ों का दर्द या फिर कितने प्रकार का होता है, ये भी जानेंगे। इसके साथ-साथ जो जानेंगे वो कि क्या क्योर होता है, किस तरीके से उसे ठीक किया जाता है, अपने लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, खाने में हम क्या खाएँ और सही इलाज कैसे करवाएँ। और इन सब में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जाने-माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीडी रथ। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत वक़्त से मैं इसका वेट कर रही थी कि आप जैसे जाने-माने रूमेटोलॉजिस्ट इस टॉपिक पर बात करें सर। अरे नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया है और मैं चाहता भी हूँ कि लोग इसके बारे में ठीक से जानें, जी। क्योंकि इन बीमारियों की का ज्ञान बहुत ही कम है समाज में और हुँ। बहुत से लोग यहाँ-वहाँ गलतफ़हमियों के शिकार बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जोड़ों का जो दर्द है, ये बहुत लोगों का पेन है सर। ये जो पेन है और आप ये जान के हैरान होंगे कि ये पेन सिर्फ़ उम्र के साथ नहीं है। बहुत से हाँ। लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ ही जोड़ों का दर्द होता है। हुँ। जोड़ों के दर्द कई किस्म के होते हैं, कुछ दर्द तो बच्चों में भी होता है। अरे! तो 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 80-90 साल तक के बूढ़ों में दर्द होता है, लेकिन हर दर्द का कारण अलग होता है। अलग होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक ये जो दर्द होता है ना सर, इसमें क्या है कि लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में नहीं पता है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि चूँकि आप इतने ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड हैं इस वाले फ़ील्ड में, तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा बता दीजिए कि क्या होता है ऑटो इम्यून और कैसे पता चले कि हमें ऑटो इम्यून है? तो ये ऑटोइम्यून में क्या है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, ये बॉडी की रक्षा के लिए बना हुआ है। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, और वो कारण कई होते हैं, कुछ एनवायरनमेंटल होते हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से, और ज़्यादातर मैंने देखा आजकल स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो जाता है, और यही इम्यून सिस्टम जो बॉडी की रक्षा के लिए बना है, ये बॉडी के ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। ओके। अलग-अलग अंग अटैक करना शुरू कर देता है, कभी आँख को, कभी स्किन को, कभी जोड़ों को, और अक्सर इन बीमारियों में जोड़ कॉमन होता है कि अच्छा। जोड़ों में तो होता ही होता है अक्सर, और उसके साथ कभी-कभार कुछ बीमारियाँ हैं जैसे लूपस जिसमें स्किन होता है, हुँ। कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें मसल्स में हो जाता है, कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें आँखों में या लंग्स में हो जाता है। हुँ। तो ये सारे ही ऑटोइम्यून बीमारियों के अंडर आते हैं, हुँ। और ये किसी भी अंग को पकड़ सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट जाता है आँख के डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं आँखों का ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, आप जाइए रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आके कहता है डॉक्टर साहब हम आपके पास क्यों आए हैं? हाँ, आप सही किस बात चीज़ है। के डॉक्टर हैं? किसी को लंग्स में ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है, और कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ हैं जिसको हम आईएलडी कहते हैं, जिसमें हुँ। क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जाके जो हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की जो जगह होती है, हुँ। उसको ख़त्म करके बहुत सिकुड़ती जाती है। अच्छा। उसको कहते हैं फाइब्रोसिस, यानी सिकुड़न होती जाती है, फेफड़े सिकुड़ते जाते हैं। फाइब्रोसिस भी ये भी ऑटो इम्यून की हाँ, इम्यून की वजह ऑटोइम्यून से? प्रोसेस है, और ओके। लंग फाइब्रोसिस एक बहुत सीरियस बीमारी है, हुँ। और इसका ट्रीटमेंट है। अच्छी बात ये है कि पुराने ज़माने में कहते थे वो लंग फाइब्रोसिस हो गया, कोई इलाज नहीं है। हुँ। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है ये ऑटोइम्यून है, हुँ। तो ट्रीटमेंट से पेशेंट का लंग फाइब्रोसिस रुक जाता है। वो हुँ। लंग्स में है। उसी तरह किडनी की बीमारियाँ होती हैं, उसी तरह स्किन की बीमारियाँ होती हैं। तो अच्छा। बहुत सी बीमारियाँ हैं, लेकिन कॉमन इनमें ये है कि जोड़ों में दर्द अक्सर इन सब में कभी न कभी, या तो बीमारी के शुरू में या दौरान होता है। होता है। और ये जो दर्द है, ये आम दर्द से अलग है। तो जोड़ों का दर्द हम कहते हैं कि आम तौर पे 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो उम्र के साथ होता है, हुँ। उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज हुँ, के हुँ, साथ हुँ, घुटने में, हुँ। वो दर्द क्या होता है कि जब बैठ के उठते हो, सीढ़ी ऊपर-नीचे हो गए, तो घुटनों में दर्द हो गया या जोड़ों में दर्द हो गया। हुँ। आप बैठ लिए, आप या आपने आराम कर लिया, तो दर्द कम हो गया। अच्छा। लेकिन ये जो दर्द है, जो ऑटोइम्यून बीमारी में होता है, ये इसके ठीक विपरीत है। इसमें आप जैसे सुबह उठोगे रेस्ट करके, आप ज़्यादा अकड़ जाओगे। ओह! शरीर अकड़ जाएगा, अगर उँगलियों में पकड़ा है तो उँगलियाँ अकड़ जाएँगी, अगर गर्दन या कमर में है तो वो अकड़ जाएगा। और हुँ। 1-2 घंटे तक ये अकड़ाहट रहती है, ब्रश नहीं कर पाते हैं, नहा नहीं पाते हैं। धीरे-धीरे जैसे दिन चढ़ता है और जैसे-जैसे मूवमेंट करते हैं, पेन कम हो जाता है। ओके। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। दोनों में, है ना? हाँ, तो ये जो मतलब इस तरीके का जो ये जॉइंट पेन होता है, एक तो आपने बताया कि मतलब एज इसमें रिलेटेड है। एज से रिलेटेड और एक नॉर्मल भी है। अच्छा। आप ये समझो कि एक खतरनाक वाला है, जिसको हम कहते हैं
ग्रीन रेड फ्लैग आर्थराइटिस, हाँ। गठिया जो डेंजरस गठिया है, जो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊँगा क्यों। और दूसरा है जो आम तौर पे हम गठिया समझते हैं एज वाला, वो उतना खतरनाक नहीं होता। उतना नहीं होता। हुँ। लेकिन ये हमें जानना पड़ेगा कि ये ऑटो इम्यून से रिलेटेड है? अच्छा, हमेशा ऑटो इम्यून अगर है तभी होगा ऐसा? हाँ, तो क्या होता है कि बेसिकली जभी भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है जानना कि क्या ये है हुँ, या ये है। हुँ, एक नॉर्मल चीज़ है, एज के साथ हो रही है, दूसरा एक खतरनाक आर्थराइटिस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बार-बार पूछते हैं कि क्या आपको सुबह जब आप सो के उठते हो तो आपके हाथ-पैर अकड़ते हैं? हुँ, जी साहब अकड़ते हैं। कितनी देर तक? आधे घंटे तक अकड़े रहते हैं। फिर चलो-फिरो तो आराम हो जाता है। दूसरा इंसान कहता है नहीं जी हम तो उठते हैं आराम से, चलते-फिरते हैं, सीढ़ी ऊपर-नीचे होते हैं तो दर्द हो जाता है। तो 2 अलग चीज़ें हैं। हुँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें क्या है सिर्फ़ घुटनों में दर्द है, एज के साथ है, उसका इलाज है। लेकिन ये वो गठिया है जो सिर्फ़ गठिया एक छोटा-सा एक लक्षण है। इसके हुँ, साथ कहीं न कहीं उनको किडनी इन्वॉल्व हो रही है, किसी को लंग्स में फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, किसी को कुछ और हो रहा है और कभी-कभार ये जानलेवा भी होता है। हुँ, इस वजह से ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये खतरनाक किस्म का गठिया है या नॉर्मल या है। नॉर्मल गठिया है। ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि जैसे कि प्रॉब्लम जो होती है जोड़ों से रिलेटेड हो गया या हड्डी से रिलेटेड सो कॉल्ड, तो ये उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो हम किसके पास जाएँ? लाइक ये तो रूमेटोलॉजी मैं जो है वो काफ़ी अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट लोगों को पता भी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझा दूँ बहुत लोगों को हड्डी और जोड़ में कन्फ्यूजन है। बहुत, बहुत। हड्डी और जोड़ में वही फ़र्क है जो दरवाज़े और दरवाज़े के हिंज में फ़र्क है। हुँ, एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़े का हिंज है, हिंज है जिससे वो खुलता बंद जिसमें होता खुलता है, जिसमें नट बोल्ट लगा हुआ है। है। वो लोहे का है, ये लकड़ी का है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो बहुत बार जैसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जोड़ों में दर्द है, क्या हम कैल्शियम खा लें? तो मैं उनको ये समझाता हूँ अगर दरवाज़े का लकड़ी ख़राब हो गया है या हिंज ख़राब हो गया है, दरवाज़े का हिंज ख़राब हो गया, तो क्या लकड़ी बदलने से ठीक हो जाएगा? नहीं, वो तो हिंज को बदलना पड़ेगा। तो वैसे ही जोड़ जो होता है, ये 2 हड्डियों के बीच का एक गैप होता है। 2 हड्डी आपस में मिलते जैसे आप सोच लो हमारे पैरों का है, एक थाई की हड्डी है, एक पैर की हड्डी है। ठीक ये है। दोनों हड्डी के बीच में गैप है, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। हुँ, और ये जो गैप है, इसके अंदर बहुत चीज़ है। इसके अंदर एक तो हड्डी के ऊपर एक परत होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो हड्डी को बचा के रखती है। हुँ, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो इसमें लुब्रिकेशन पैदा कर रहा है और उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे ब्लड से आ रही हैं, जा रही हैं, हर सेकंड। हुँ, और जो भी सिस्टमिक ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती हैं, जहाँ ये सेल्स हमारी बॉडी को अटैक कर रहे हैं, वो हुँ। सीधा यहाँ पहुँचते हैं जोड़ों के अंदर और ओह! जोड़ों के अंदर सूजन पैदा करना शुरू करते हैं। तो ये हड्डी की बीमारी नहीं है। तो हुँ, बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजी में क्या डिफरेंस है? हुँ, तो मैं ये समझाता हूँ कि ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजी में वही डिफरेंस है जो एक बाईपास सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट में डिफरेंस है। जो हुँ, एक क्या कहते हैं न्यूरोसर्जन जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं और एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो ब्रेन का इलाज करते हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट बेसिकली जॉइंट के फिजिशियंस हैं हुँ, और ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट के सर्जन्स हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं या बोन फ्रैक्चर होता है तो उसको रिपेयर करते हैं। बट क्योंकि रूमेटोलॉजी एज़ अ फ़ील्ड इंडिया में बहुत लेट आई, अभी भी बहुत नेटिव स्टेज पर है, हुँ, शुरुआती हुँ, दौर पे शुरुआत। है। इसकी वजह से रूमेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, तो हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग्स उस गैप को भरते हैं और वो इन लोगों का इलाज कर रहे हैं। हाँ, पर ऑर्थोपेडिक। जैसे-जैसे रूमेटोलॉजी अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पास भी ट्रेनिंग हो रही है, तो अब ये स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड हो चुका है, और अब लोगों को नॉलेज हो रही है तो धीरे-धीरे चीज़ें मूव बदल कर रही रही हैं हैं। और लोगों को लग रहा है कि भई अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो मुझे रूमेटोलॉजी के पास यस, जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जैसे मैंने समझाया ये बीमारियाँ सिर्फ़ जोड़ों में नहीं है, हुँ, लंग्स में है, हार्ट में है, हुँ, तो इसके लिए वही ट्रीट कर सकता है जो मल्टी सिस्टम डिज़ीज़ मैनेज कर सकता है। तो हम हुँ। लोग मेडिसिन बैकग्राउंड से आते हैं। इंटरनल मेडिसिन कह सकते इंटरनल हैं? मेडिसिन के आगे की स्पेशलाइज़ेशन होती है रूमेटोलॉजी में, ओह! तो अलग अच्छा। हो जाती है। जैसे कि इंटरनल मेडिसिन के के बारे में भी बाद लोगों को नहीं पता कार्डियोलॉजी है। हाँ, हाँ, वो भी नहीं लोगों को पहले पता था, पता था। है ना? तो मेडिसिन स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हुँ, क्योंकि पहले आप वो जानते हैं और सर्जन्स होते हैं वो ऑर्थोपेडिक के दूसरे होते हैं। ओके। ये जो जोड़ों का दर्द है, पहले तो ये बताइए कि बहुत तरीके के हैं, तो वो थोड़ा-सा एक बार वो क्लियर कर दीजिए। इसके बाद फिर हम जो मेन चीज़ है निदान पे उस पे आते हैं कि क्या-क्या कर सकते हैं सब चीज़ों में। तो जोड़ काफ़ी हैं, हाथ के जोड़ हैं, कंधे के जोड़ हैं, इवन हमारे खाने के जोड़ होते हैं, हुँ, गले में जोड़ हैं, पैरों में जोड़ हैं, हर जगह है और कमर में भी है। किसी भी जॉइंट में ये बीमारी पकड़ सकती है, कई प्रकार की होती हैं। तो हम जब कहते हैं गठिया, हुँ, ये लोग कहते हैं ना गठिया बाय हो गया, हुँ, जोड़ों में दर्द हो गया, तो ये एक बीमारी नहीं है। जैसे बुखार है, बुखार कई किस्म का है, टीबी में भी होता है, मलेरिया में भी होता है, कोविड में भी होता है, कैंसर में भी हो सकता है।
टीबी में भी हो सकता है वैसे ही, और सबका इलाज अलग अलग है। शुरुआती लक्षण वही होता है कि सब पे फीवर है, बुखार होता है, बुखार होता है। लेकिन इलाज अलग अलग है, हम्म, बीमारियां अलग अलग है। हम्म, वैसे ही ये जो जोड़ों का दर्द है, और जिस तरह का जोड़ मैंने बताया, सुबह जी। अकड़न होना, ये है तो दर्द, लेकिन इसके कारण अलग अलग हैं, हम्म, बीमारियां अलग अलग हैं, और सबका इलाज थोड़ा सा अलग अलग है। अच्छा, तो जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके एक बीमारी है जिसमें प्योरली जोड़ पकड़ते हैं, और इसमें अगर इलाज ना करें तो जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, ओह, डिफॉर्मिटी हो सकती है। एक बीमारी है लूपस, ये अक्सर महिलाओं को और कम उम्र की महिलाओं को पकड़ता है। लूपस, लूपस, इसमें भी जोड़ों में दर्द, लेकिन उसके साथ बुखार, हाँ। मुंह में छाले। तो ये दर्द कहाँ होता है ये दोबारा? दर्द उंगलियों के जोड़ों में होता इसी है। इसी अच्छा सुबह इसी सुबह उठेंगी तो ये महिलाएं हाथ में पकड़ नहीं पाएंगी चीजें, ब्रश नहीं कर पा रही होंगी, इनको हम्म, उठने में तकलीफ होगी, घर में काम करने में तकलीफ हो रही है। हम्म, सास कह रही है ये क्यों इतनी लेजी हो गई, ये काम नहीं करती है, लेकिन उसको दर्द हो रहा है। और दर्द ही नहीं सिर्फ हो रहा है, उसके साथ बुखार, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, ओह, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, मुंह में कभी कभी छाले हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, रैशेज हो जाते हैं बॉडी में। और ये हम्म, सिम्टम्स अगर इग्नोर करते हैं, हम इसको नहीं ध्यान देते हैं इस पे, तो आगे जाके कभी कभार ये बहुत सीरियस भी हो जाता है। ओके। फिर एक बीमारी है शोग्रेन्स कहते हैं इसको, इसमें जोड़ों का दर्द होता है सेम। शोग्रेन्स क्या हिंदी में भी कुछ? हिंदी में इसलिए नहीं कहूँगे, ये हाँ, कि जिसके लोगों नाम को से पता बना, नहीं। तो ये एक किस्म का गठिया है जिसमें कि जोड़ों के दर्द होता है, उसके साथ साथ जो हमारे आंसू और थूक बनाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो सूख ओह, जाते हैं, ये जो माउथ को जो ड्राई हो ड्राइनेस, जाता है। ड्राई माउथ, एग्जैक्टली, ओके। ड्राई माउथ सिंड्रोम, आंखें सूख जाती तो हैं, ये ड्राई भी एक तरीके आईज, का मतलब ये गठिया है? भी ऑटोइम्यून है। ऑटो इम्यून ये भी है, जी, और ये भी जो जी, दर्द में हो जी। रही है, ये तो फिर बहुत। एक बीमारी है डर्मेटोमायोसाइटिस, इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द के साथ मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मसल में सूजन आ जाती है, बाहर से नहीं दिखेगा सूजन, हम्म, पर पेशेंट कह रहा है कि अब हमें जोड़ों में तो दर्द हो रही है डॉक्टर साहब, लेकिन अब धीरे धीरे उठ नहीं पा रहे, कोई ऊपर से चीज उठा नहीं पा रहे, नहा नहीं पा रहे, हाथ नहीं ऊपर जाता, कमजोर पड़ गए। ये और कमजोरी क्या है, वो कहते हैं हमें थकावट हो रही है, थकावट हो रही है, सब कहते हैं थकावट हो रही है, विटामिन खाओ, ये खाओ, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा है वो थकावट से उसका ये मतलब है कि उसके मसल्स कमजोर हो रहे हैं, ये किस्म की बीमारी है। तो ऐसे कई प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें अलग अलग अंग, प्रत्यंग प्रभावित होते हैं। प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन गठिया थोड़ा बहुत सब में होता रहता है। अच्छा, एक तो ये बताइएगा मुझे कि जो एक रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, जिसमें हाथ वाथ जो है वो मुड़ना बंद कर देता है, क्या ये भी है कुछ? तो जब जोड़ों में दर्द होता है तो क्या हम्म, होता है कि बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह को रोक देती है, हम्म, तो वो उस जॉइंट की जो रेंज है, यानी जो जिस जैसे दरवाजे का हिंज है, अगर हिंज खराब हो रहा है तो दरवाजा धीरे धीरे पूरा नहीं खुलता है, हाँ, फिर वो धीरे धीरे उसी तरीके से जोड़ धीरे धीरे अकड़ते जाते अकड़ते हैं, जाते हैं। अकड़ते जाते हैं, अकड़ते जाते हैं, लेकिन शुरुआती लक्षण में अगर इसको इलाज कर लिया जाए तो फिर फ्री हो जाता ठीक हो जाता है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने थोड़ा लक्षण आपने बता दिया, एंड क्या-क्या होता है ये सब भी हमने जाना। अ, अब थोड़ा-सा ना हम आएँगे कि किस तरीके से हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है मुद्दा बस वही है। तो पहले हम सबसे पहले फूड पे आएँगे, क्योंकि आजकल जो है फूड की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है। तमाम तरीके के एडल्ट्रेशंस हो गए हैं, लोग ढंग से खा नहीं रहे हैं, खा रहे हैं तो एक्सेस खा रहे हैं। तो उन पर थोड़ा मुझे बताइएगा कि ये जो बीमारी है, जितनी भी चल रही है, तो ऑटो इम्यून भी है एंड जो भी जोड़ों के दर्द से रिलेटेड, तो फूड में हम क्या लें? है। फूड बहुत या फिर इम्पोर्टेंट हम अगर अब आपसे बन गया पूछें है। कि एक जॉइंट्स के लिए, मतलब अच्छे जॉइंट्स के लिए। तो फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये हो गया कि अभी साइंस ने ये दिखाया है कि काफ़ी ये जो गठिया है या जोड़ों का दर्द है, इसका कहीं ना कहीं गट से रिलेटेड है, यानी पेट से रिलेशन है। जी। तो इसके लिए आम तौर पे ये है कि ये, क्योंकि इम्यून सिस्टम की बीमारी है और एक बार ये शुरू हो गई तो चलती रहती है, हुँ। और कोई एक कारण नहीं है इस बीमारी का। लोग मुझे पूछते हैं, मैं कहता हूँ ये जैसे अ, एक सब्जी बनती है ना, तो सब्जी में अगर आप पूछें कि सब्जी में कोई एक चीज़ बताइए, कोई एक चीज़ नहीं है। हाँ, कोई एक उसमें चीज़ नहीं। खाने में नमक भी है, उसमें सब्जी भी पड़ी हुई है, उसमें तेल भी है। उसी तरह ये जो इम्यून सिस्टम है, इसमें कई सारे खिलाड़ी हैं, हुँ, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, हज़ार चीज़ें इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो किसी एक चीज़ को हम पकड़ के कह नहीं सकते कि इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। जब वो शुरुआत हो जाती है तो फिर वो बीपी, शुगर, थायराइड की तरह एक क्रॉनिक बीमारी बन जाती है। हुँ, एक बीमारी, और बहुत सी बार जैसे आपने कहा ना क्या इसका क्योर है? तो सही सवाल ये है कि क्या इसका ट्रीटमेंट है? हाँ, बेसिकली फ़र्क ट्रीटमेंट। फ़र्क क्योंकि दोनों में बहुत है। बहुत है, हाँ, क्योर सिर्फ़ उन बीमारियों का है जो इन्फेक्शन है आज की डेट में, इन्फेक्शन जैसे वाले हैं। टीबी हो गया, हुँ, मलेरिया हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट सबका है, जैसे सबका चाहे है, वो डायबिटीज़ हो, चाहे सबका वो है। हार्ट की बीमारी सही हो, बात है। चाहे थायराइड की बीमारी हो। हुँ, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ आदमी ठीक रहता है। हुँ,
तो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बिल्कुल है और जी अब नई-नई दवाइयाँ भी आ गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन खाने से शुरू करें। जी हेल्दी फूड, वो फूड जो कि हरी पत्ती की सब्जियाँ, जिसको हम ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, सैलेड्स कहते हैं, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ठीक है। ये देखा गया है कि मीठी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, हम्म, ये इन्फ्लेमेशन, सूजन को बढ़ाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ सूजन बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। आप हम्म, हैरान होंगे कि एक्चुअली जो मेन कल्प्रिट है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है हमारा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा हमारे कल्चर कल्चर में ये गड़बड़ है कि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, हम बहुत एंड ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट तो बहुत मेन कार्बोहाइड्रेट मील है। बहुत ज़्यादा लेते हैं। हम्म, तो इस वजह से इंडिया में बाकी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम, प्रोटीन ज़्यादा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहली चीज, ठीक हरे है। पत्ते की सब्जियाँ, बीन्स, गाजर, मटर, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी है। हम्म, और ये एक बेसिक चीज़ है, हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है। ठीक है। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म आ गया है, क्योंकि पहले लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। एंड ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से जोड़ों के दर्द वर्द से रिलेटेड है। तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ नाम है जो अब लोग क्या है कि उसको सोशल मीडिया के ज़रिए भी देखते हैं, एंड ये कहते हैं कि भाई ये सब मसाले हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हैं। बताइए। जिंजर है, गार्लिक है, अदरक, लहसुन है, हम्म, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओके। इनफैक्ट आप हैरान होंगे जान के कि हल्दी के ऊपर रिसर्च वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई और उन्होंने हल्दी के कैप्सूल्स बना के उसको कंपेयर किया हमारे जो पेन किलर्स के साथ, और उन्होंने देखा ये उतना ही अच्छा काम करती है और कम साइड इफ़ेक्ट्स। तो हल्दी, तो हमारा जो खाना है, जो हमारा एक्चुअली चला चला आया है, जो हमारा ना कल्चर बहुत अच्छा है। हम्म, हमारे खाने में हर चीज़ अच्छी है। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बस लेकिन कहीं न कार्बोहाइड्रेट कहीं को छोड़ के। हाँ, हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पकड़ लिए। हमने हम्म, वो चीज़ें जो कोर थी वो छोड़ दिया। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर्स थे, जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो लोग साइकिल में जाया करते थे। हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, एसी के अंदर बैठे सीरियसली रहते हैं। वो चीज़ें जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, वो बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा है। बहुत से रिसर्च ने दिखाया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ पैदा होती है, हम्म, और विटामिन डी हमें सिर्फ़ धूप से मिलता है, और और धूप में हम लोग जाते नहीं हैं, एक्सपोज़ होते नहीं हैं। और हम जो लोग वो लोग शॉर्ट्स वॉट्स पीते हैं वो सब। वो शॉट्स पी रहे हैं वो फिर भी ठीक है कुछ हद तक, क्योंकि विटामिन डी की कमी आ ही गई है सब में। बट नेचुरल विटामिन डी तो धूप से ही आता है ना। हम्म, और विटामिन डी जहाँ कम होता है, जब तक हम शुरू करते हैं शॉट्स लेना, तब तक विटामिन डी काफ़ी टाइम से कम रहा है। कम रहा है। और वो कम रह के कुछ लोगों में जिनमें ये टेंडेंसी है ऑटोइम्यून बीमारी की, उनमें ऑटोइम्यून बीमारी पैदा कर देता है। पैदा कर देता है। तो ओके। इसलिए विटामिन डी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम्म, तो बाहर जाना, एक्टिविटी फिजिकल होना, साइक्लिंग करना, वॉकिंग करना, जो हम्म, अब मैं देख रहा हूँ चेंजेस आ रहे हैं, अब आ रहे हैं अब सब। आ रहे हैं, अब लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। जी, अब लोग आ रहे हैं और इसमें। दूसरा है वेट कंट्रोल। अच्छा। वेट हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और हम्म, ये अभी हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जहाँ इंसान ने अपना वेट कम किया, वहाँ 4 लोग उसको ताना देना शुरू कर दिया, "अरे! हम्म, इतने कमज़ोर हो गए।" हाँ। जबकि सही कोई, बात है। हाँ, जब खाना-पीना खा के वो ओवरवेट हो गए, तो लोगों को लगता है ठीक है, नहीं, उस पे कोई नहीं ओवरवेट भी हो बोलता। जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और ये तो बोलोगे कि आप मतलब तो आई थिंक ओवरवेट हो डाइट रहे में हैं। ये है कि वेट मेंटेन, हम्म, कार्बोहाइड्रेट्स कम, हम्म, प्रोटीन्स ज़्यादा, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे आपने बताया, हल्दी हो गया, गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, पहाड़ी लहसुन बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी हम्म। होता है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। अच्छा, ऐड करना चाहिए। और जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि विटामिन डी, तो उसी तरीके से बी 12 भी है। वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि क्या यस, चीज़ कर बी सकते हैं। 12 की कमी अक्सर उन लोगों को होती है जो प्योर शाकाहारी होते हैं, हम्म, शुद्ध शाकाहारी, जो किसी भी प्रकार का पदार्थ यानी अंडा भी नहीं खाते, हम्म। दूध तक नहीं पीते। जैसे महाराष्ट्र वीगन में कह सकते हैं। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स होते हैं, हम्म, और उनमें देखा गया है कि वो इतने शुद्ध शाकाहारी हैं कि उनमें बी 12 की बहुत सीवियर कमी हो जाती है। और हम्म, बी 12 की कमी की वजह से उनके, क्योंकि बी 12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हमारे नसों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए हाँ, है, मसल्स तो है। उनको नर्व्स में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में वीकनेस आ जाती है। तो हम्म, इसलिए बी 12 भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं थोड़ा एक बैलेंस, अगर आप शाकाहारी हैं, तो बी 12 सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं कभी न कभी, क्योंकि बी 12 है ही नहीं, नॉन बनाता एनिमल नहीं है फूड में मतलब आप। नहीं आता है। हाँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप बैलेंस करके खाना लेते हैं, तो बी 12 आपको मिल जाता है, जैसे एग्स वगैरह में मिल जाता है। एग्स में मिल जाता है, मतलब होल होल एग्स में। होल एग्स में। आप अच्छा। एग को किसी भी फॉर्म में लें, इट इज़ वेरी गुड इन प्रोटीन, हम्म, प्रोटीन बहुत हाई कंटेंट होता है एग में, और बी 12 भी है। ओके। एंड ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए भी एग बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया।
क्योंकि बहुत ज़्यादा मिथ है इस बात को लेकर भी कि मतलब अगर ऐसे इस कि तरीके नॉन वेजिटेरियन खाने से हाँ, बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। है ना? सिर्फ़ रेड मीट से बढ़ता है। सिर्फ रेड मीट। और रेड मीट मेनली होता है बेसिकली, ज़्यादातर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग लेते हैं, हमारे यहाँ भी कम लेते हैं, बीफ वगैरह है, हुँ, कम लेते हैं लोग, इतना नहीं लेते हैं। इनफैक्ट आज सुबह ही मेरे पास एक कश्मीरी पेशेंट आए थे, तो मैंने कहा रेड मीट लीजिए, कहते डॉक्टर साहब हमारे कश्मीर में रेड मीट लेते ही नहीं हैं, हाँ, कश्मीरी हमारे यहाँ पंडित। सिर्फ मटन लेते हैं। ओह! और हाँ, मटन होता है लैम और वो हाँ। गोट और ये मीट होता तो है, वो वो ठीक अलग होता होता है है। क्या? हाँ, गोट मीट फिर भी हेल्दी होता है। अच्छा। गोट मीट में उतना इन्फ्लेमेशन नहीं पैदा करता है। अच्छा ऐसा भी है कि मतलब कोई-कोई मतलब किसी-किसी में से गोट मीट है तो ख़ैर इसके Goat meat actually has lot of vitamins and supplements, ऐसा नहीं है, but ओह! goat meat is good. हाँ, एंड ये इसके लिए मछली फिश? मछली फिश इज़ वेरी गुड फॉर ओमेगा 3। अच्छा। फिश में ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स होते हैं हुँ, और ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो ये जो जिस तरीके से लेकिन जो आपके दर्शक हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो वेजिटेरियन, हमें क्या बता रहे हैं, हुँ, उनके लिए जो अलसी का बीज है ना, हुँ, फ्लैक्स सीड्स, हुँ। ये भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स है। अच्छा अलसी और आजकल वो एल्गी भी कह रहे थे बहुत कुछ एल्गी पे कुछ रिसर्च चली थी, पर वो उतना फ़ायदा नहीं कर रही इफ़ेक्टिव है, नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं इतनी है। इफ़ेक्टिव नहीं है। अच्छा, ठीक है। एंड अगर हम जैसे कि अभी आपने बताया कि हम कुछ खाने की बात अभी आपने बताई। इसके अलावा एक चीज़ बताइएगा जैसे यूरिक एसिड भी होता है, तो वो भी अगर बढ़ता है तो उसकी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी, यूरिक एसिड की कई मिथ्स हैं, मैं क्लियर कर दूँगा आज। ठीक है। यूरिक एसिड महिलाओं की बीमारी नहीं है, केवल और केवल पुरुषों की बीमारी है, हैं? पहला ये मिथ। तो काफ़ी मतलब ये तो बहुत नहीं पहला पता ये चीज़, तो चीज़, महिलाओं में ये बहुत रेयरली होता है, वो भी मेनोपॉज़ होने के बाद। होने के बाद अच्छा। मेनोपॉज़ से पहले कभी नहीं होता। दूसरा, यूरिक एसिड जो हम रिपोर्ट कराते हैं, वो एक रिपोर्ट की वैल्यू होती है, हुँ, लेकिन एक पॉपुलेशन वैल्यू होती है। जैसे? जैसे कि मैं बोल दूं कि 5 फीट 5 इंच इंडिया की हाइट है, इसका मतलब ये है कि जो 5 फीट 9 इंच है वो बीमार है। नहीं, तो फिर हाँ। वैसे ही एक पॉपुलेशन रेंज होता है, भाई ओह! 5 फीट 5 इंच से लेके 7-6 फीट इस इंच तक अगर आप हैं तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा या कम हो रहे हैं तो दिखाइए। तो हुँ, उसी तरह यूरिक एसिड लैब तो कह देता है 6, लेकिन नॉर्मल है 10 तक। अच्छा। ये लोग नहीं समझते हैं। ओह! तो जहाँ 7-8 देखा, अरे हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, हमें बढ़ दवाई गया। खानी है। हाँ, बिल्कुल नहीं खानी है। यूरिक एसिड आपको जान के हैरानी होगी, पूरे एनिमल किंगडम में हुँ, सिर्फ जो मैमल्स हैं, ये ग्रुप है जहाँ से ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइश हुई है, हुँ। इन्हीं में ये कैपेसिटी है कि यूरिक एसिड रख सकते हैं। चिड़िया यूरिक एसिड अपने पास नहीं रख सकती, उसके जो बीट्स बीट्स में निकल के चले जाता है। ओह! अब सवाल ये उठता है कि फिर अगर ये निकल जाता है और हर एनिमल किंगडम में प्राणी जो है यूरिक एसिड निकाल देता है, हाँ, तो हमारे अंदर क्यों रहा ये? और पुरुषों में बताया जा रहा है कि हाँ, पुरुषों में ये और ह्यूमन बीइंग्स में रहा, फिर रहा मैं है। बताऊँगा बीमारी क्यों पैदा हुई। हुँ, तो रहा इसलिए क्योंकि यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये हुँ, हमारे शरीर को कैंसर से बचाता है। ये इंटेलिजेंस पैदा करता है। अरे! जी, तो यूरिक एसिड जो बहुत से न्यूटन थे, चाहे साइंटिस्ट थे, बेंजामिन थे, फ्रैंकलिन, इन सबको गाउट था। हाँ, यूरिक एसिड की बीमारी थी। यूरिक एसिड गाउट ज़्यादा हाँ। था और बहुत इंटेलिजेंट थे ये। हुँ, तो इंटेलिजेंस देती है। तो ये देखा गया है कि अगर यूरिक एसिड फालतू में कम किया जाए, हुँ, तो मेमोरी लॉस भी हो सकती है, कैंसर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ये तो तो बहुत यूरिक बड़ी बात है। एसिड जी, यूरिक एसिड 6 से 10 तक नॉर्मल है। यूरिक एसिड को इलाज तभी किया जाता है जब वो 10 के ऊपर जा रहा है या फिर 10 के नीचे है लेकिन वो बीमारी पैदा कर रहा है। और वो बीमारी क्या है? गाउट। गाउट यानी पैर के जोड़ में, हुँ, और सिर्फ पुरुषों में, मैं फिर दोहराता हूँ, सिर्फ और हुँ, सिर्फ पुरुषों में, पैर के जोड़ों में और मेनली अंगूठे के जोड़ में हुँ, अचानक सूजन और लालपन का आ जाना। सुबह उठते ही वो इतना सूज जाता है जैसे कि टूट गया हड्डी, वहाँ पे ओह! टूट गई, सूज गया, लाल हो गया, पंखा चले तो भी दर्द, चीखें निकल रही हैं। 1-2 दिन दवाई खाई दर्द की, गायब हो गया। ठीक है हम, हुँ, फिर 1 महीने बाद फिर आ गया। तो आता-जाता रहता है, पुरुषों में होता है, केवल पैर के जोड़ों में होता है। अंगूठे पे। क्यों? क्योंकि जहाँ जो अंग हमसे, हमारे शरीर से जितना दूर है, हुँ, वो उतना ठंडा होता है हुँ, और ठंडे में ही ये जमता है। जो अंग हमारे शरीर के करीब हैं, यानी हमारे कंधे, हमारा स्पाइन, हमारे कूल्हे, इनको कभी नहीं पकड़ेगा। यहाँ गर्माहट है, हुँ, यहाँ पिघल जाएगा। तो अरे! सिर्फ पैर के जोड़ों में होगा। ये तो तो बड़ी केवल पुरुषों में, पैर के जोड़ों में आना-जाना और लाल होके सूजना, फिर ठीक हो जाना, होना, फिर ठीक हो जाना। ये है लक्षण गाउट के।
इसी सूरत में यूरिक एसिड का इलाज किया जाता है। अन्यथा जब तक 10 के ऊपर नहीं है उसे छेड़ना नहीं होता। छेड़ना नहीं उसको है। बिल्कुल, और महिलाओं को तो भूल ही जाना चाहिए यूरिक एसिड के बारे में। कितनी उन्हें बड़ी बात बताई आपने। लोगों को पता ही नहीं है। पता ये ही तो नहीं, ज़रा-सा है कि मतलब एक तो महिलाओं क्योंकि में भी लोग देखते हैं कि हाँ, रूटीन मेरा तो टेस्ट हो गया। हाँ। लैब में उन्होंने देखा अच्छा 6 हमारा तो 7 है, हुँ, हमारा बढ़ गया, अब हम क्या करें? 6 कट ऑफ है लैब वैल्यू, हुँ। पॉपुलेशन रेंज तो नहीं महिलाओं को है, करवाना भी नहीं चाहिए क्या? करवाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि करवाएँगे तो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल, निकलेगा उसमें से, बिल्कुल। है ना? और अगर किसी महिला में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इसका कुछ और कारण है। क्या कारण हो सकता है और? हुँ, किडनी अगर खराब हो गई है, तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। हुँ। कुछ किस्म के कैंसर्स हैं, उसमें बढ़ सकता है। अच्छा, तब वो एक रेयर वो केस है। ही रेयर केस। मतलब हाँ, अक्सर मतलब नॉर्मल आपने देखा 6-8 यूरिक एसिड भूल जाइए उसको। भूल जाएँ, ठीक महिलाएँ है। हैं तो पूरी तरह भूल फिर तो जाइए। ठीक है। आप बचे हुए हैं। फिर सही है। अच्छा ये जो यूरिक एसिड का जो होता है इसकी डाइट के लिए, हाँ, तो उसमें ये दाल वगैरह जो है वो कहा जाता है कि दाल वगैरह नहीं खाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। है ना? तो अब आते हैं यूरिक एसिड के डाइट पे। हुँ। तो पहले समझा जाता था कि कोई भी प्रोटीन डाइट खाएँगे, दाल हाँ। लेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। हुँ। फिर थे डॉक्टर चोई, इन्होंने रिसर्च करी और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि किसी भी तरह के वेजिटेरियन खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। यूरिक एसिड किससे बढ़ता है और आपको बहुत हैरानी होगी समझ के। शुगर, मीठी चीज़ें, आलू, सफ़ेद चावल, पास्ता, बटर, इनसे बढ़ता है। कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, नॉन वेजिटेरियन से 100% बढ़ता है, अल्कोहल से 100% बढ़ता है। किन चीज़ों से कम होता है? दूध, पनीर, दाल और हर किस्म की सब्जियां इससे दालों कम से भी होते कम हैं। होता है? जी, बताइए ये लोग बोल रहे हैं कि यही तो दालें मिथ्स है। सबसे पहले अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो लोग यही कहते हैं एक काम करो दाल बंद कर दो एंड प्रोटीन भी थोड़ा कम करो जी, क्योंकि वो ये एल्ब्यूमिन एंड ऑल प्रोटीन जाने ये लगा रोज का है ये, है और ना? इतनी मिथ्स है, क्या करें? किस किस को समझाते फिरें? किसको करें? हाँ। हाँ, अच्छा ये जो मतलब ये जो यूरिन में प्रोटीन वगैरह जो लीक होने लगता है तो वो भी इसी से रिलेटेड रहता होगा क्या? नहीं, नहीं। कि वो अलग चीज़ है? यूरिन में प्रोटीन अलग है। और भी एक चीज़ है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सी रिएक्टिव सीआरपी बढ़ा हुआ आता है, हाँ, इन्फ्लेमेशन। सीआरपी तो ज़्यादातर कहते हैं होता डॉक्टर है। साहब ये प्रोटीन बढ़ा तो हम प्रोटीन कम कर दें, हाँ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। प्रोटीन तो हमारे बॉडी में हर स्ट्रक्चर में है। हमारे बॉडी के कण-कण प्रोटीन से बना है। प्रोटीन से प्रोटीन बना है, ठीक है। तो प्रोटीन अच्छे होते हैं, प्रोटीन बुरे होते हैं। जब हमारा इन्फ्लेमेशन होता है तो एक बुरा प्रोटीन बाहर निकलता है, उसको हम सीआरपी कहते हैं। हुँ, लेकिन जो हम खाने में खाते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छा प्रोटीन है। हुँ, हुँ, और हम खाने में कितना भी प्रोटीन खाएंगे यूरिन में नहीं जाएगा, हुँ। अच्छा। अनलेस हमारी किडनी में प्रॉब्लम है। ओके, देखो ये भी आप सोचो कि आप टैंक में कितना भी पानी भर लो, हुँ, अगर टैंक का वाल्व खराब है, नहीं है, या तो टूटा हुआ पानी, है। हाँ, टूटा नहीं है तो पानी कभी लीक नहीं होगा। हाँ, और आप अगर लीक कर रहा है, आप कितना भी कम पानी रखेंगे तो लीक करेगा, लीक करेगा। ये चीज़ वो है। धीरे-धीरे लीक करेगा ही। अगर लीक कर रहा है तो उसका कारण डाइट इनटेक नहीं है, उसका कारण कुछ और है। ओके। अ, अब हम सुपर फूड्स में जैसे सीड्स वगैरह जो होते हैं, वो बताइएगा कि कौन-कौन से बहुत अच्छे होते हैं, आई थिंक आपके सनफ्लावर सीड्स आते हैं, आपके आई थिंक वाटरमेलन सीड्स हुँ, आते हैं, ये अच्छे हैं, दे आर एक्चुअली सुपर फूड्स, दे आर गुड। हुँ, इसको लेना चाहिए। जैसे अलसी मैंने आपको बताया वो लेना चाहिए, मेथी दाना दाना और उसका वाटर कुछ लोग लेते हैं, हाँ। वो भी अच्छा है। अच्छा और मैंने ये हैरानी की बात है कि वेस्टर्न लिटरेचर में अब उन्होंने देखा है कि ये काढ़ा बनाना और उसमें ब्लैक पेपर डालना और अदरक और ये सब डालना, काला नमक और ये सब मिला के जो हम कहते हैं काढ़ा, हुँ, ये अच्छा है। इन्फ्लेमेशन कम करता है, बिल्कुल कम करता है। अच्छा ये सब और हरे पत्ते की सब्जियों का जूस निकाल के, हुँ, ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस निकाल के पीना भी बहुत अच्छा है। अच्छा। तो उसमें उसकी वजह से कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता हो? नहीं क्योंकि बढ़ता कहा नहीं है, जाता है बट कच्ची, प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि वो सब्जियाँ कितनी केमिकली बस वो कॉन्टैमिनेटेड हैं। दिक्कत हाँ, है ना? तो उसके लिए क्या किया जाए? मैं किस्सा बताना चाहूँगा, बताऊँगा। मेरे एक पेशेंट हैं जो करते हैं ये, उन्होंने मुझे आके बोला डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक किया, मैं हाथ जोड़ के आपको एक बड़ी चीज़ बताऊँगा। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बेमौसम की सब्ज़ी मत खाइएगा। मैंने कहा क्यों? कहता उसमें बहुत केमिकल होता है, हम ही डालते हैं। करें क्या? डिमांड इतनी है, अच्छा, अगर वो सब्ज़ी हम रख दें थोड़ी देर बाहर तो खराब हो जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए हमें उसमें डालना पड़ता है और इतना डालते हैं। फिर मैंने कहा आप क्या खाते हैं? कहते हम खाते ही नहीं हैं। हम ओह! अपने घर में उगाते हैं और उसी को खाते हैं। मैं सुन के इतना दंग हो गया, मैंने कहा सच अच्छा, बात है। तो मतलब ये एक मजबूरी है क्योंकि डिमांड इतना है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पैदावार उतनी नहीं होती है और वो सब्ज़ी आई और अगर वो बिन मौसम की सब्ज़ी है तो वो बहुत जल्दी खराब हो हुँ, जाएगी, हुँ, हुँ। बाहर रहने। तो सी उसको प्रिज़र्व करने के लिए वो लोग डालते हैं उस चीज़ को और वो हुँ, चीज़ जो है वो
उसमें सारे जो है खराब सारी पदार्थ हैं, प्रॉब्लम्स है ना? तो वो प्रॉब्लम है। तो मैं तो बोलूँगा कि जहाँ तक हो सके, अब अगर पॉसिबल है तो लोग क्या ही अपार्टमेंट कर में सकते रहते हैं हैं कि लेकिन अपार्टमेंट। अपने छोटे-छोटे गमलों में भी अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ उगाएँ और वहाँ से खाएँ, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। गमलों में अब उगाना शुरू कर दें लोग क्योंकि आने वाला दौर ऑर्गेनिक कुछ जिसको हम कहते हैं आजकल, क्यों ऑर्गेनिक की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, बट तो ऑर्गेनिक भी जो आप ले रहे हो तो आपको बहुत क्लियर होना है कि जहाँ से आप ले रहे हो वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है और हाँ, नेचुरल वे से नहीं हो तो रहा है। पता चले वहीं से मिलावट आ रही है तो फिर तो आपका पूरा पौध जो है वही खराब है। खराब हो जाता है। हाँ, तो अच्छा तो ये मतलब इस तरीके की चीज़ें जैसे अभी आपने एक बड़ी बात बताई कि उन्होंने बोला कि ये सीज़न का नहीं है। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा-सा मतलब कुछ चेंज ये हो सकता है कि सिर्फ़ हम सीज़नल खाएँ, सीज़नल खाना चाहिए, हमेशा हर वेजिटेबल जो जिस सीज़न में आता है उसी सीज़न में खाना चाहिए। है ना? उसके बगैर अगर उसको खा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसको पैदाइश की गई है, क्योंकि वो उस सीज़न में जब पैदा ही नहीं होती है, तो हुँ, हो कैसे रही है? तो वो कैसे सवाल रही ये है, है, सही और बात है। हो कैसे रही है तो किसी प्रोसेस से हो और रही है। पहले मिलती भी नहीं थी, अगर पहले मैं मिलती देखूँ भी नहीं पहले थी, मिलती भी नहीं मिलती थी। ही नहीं थी। और अब जो है हम अब तो जब छोटे थे, अब हमेशा ही हमेशा ही मिल रही है। तो वो भी वो है। चीज़ है सोचने लायक। हाँ, अच्छा ये मतलब जो सीड्स हैं या फिर नट्स हैं, नट्स पे भी बताइएगा मुझे कि कौन-कौन से नट्स नट्स ले अच्छे सकते हैं? हैं, आलमंड्स हो गए, आपका वॉलनट हो गया, ये अच्छे हैं। अच्छा, काजू थोड़ा कम, कुछ काजू में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, बट आलमंड्स बहुत अच्छे हैं। अगेन एक लॉजिक दुनिया का ये है, कोई भी चीज़ एक्सेस में ख़राब है। कोई भी चीज़ ना इस तरफ ज़्यादा जाना है, ना उस तरफ। हर बात चीज़ एक मिडल वे में जाना है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, ये नहीं कि हम सिर्फ़ नट्स ही खाए जा रहे हैं, हमने सब छोड़ हुँ, दिया, ठीक वो है। भी ख़राब है। जैसे कुछ लोग खाना छोड़ के इतना डाइटिंग कर रहे हैं, इतना डाइटिंग कर रहे हैं, खाली प्रोटीन ले रहे हैं, हुँ, वैसा नहीं। कर रहे हैं सब सर, कुछ होना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। मॉडरेशन में हाँ, अगर मॉडरेशन। आपको इन्फ्लेमेशन है, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा थोड़ा कम रखें, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा रखें, और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स इसलिए ज़्यादा क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकता है, कैंसर को रोकता है। हुँ, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो गाजर है, चाहे वो गार्लिक है, चाहे वो जिंजर या अदरक या जो भी लहसुन है, ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली बहुत अच्छी हैं। ये सब अच्छी हैं। ये जो नट्स एंड सीड्स हैं या फिर आपके नट जो भी हैं जैसे बादाम हो गया या अखरोट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो कहा जाता है कि भिगो के खाने के लिए। तो इस ये पे मैं साइंटिफिक कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मेरे ख़्याल से तो ये भिगो के खाएँ है या ना? नॉर्मली खाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता फ़र्क होगा नहीं पड़ता क्योंकि है। बहुत सारी जगहों पे बोला जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं कोई है मतलब नहीं। कि आपको किशमिश जो है उसको भिगो के नहीं, नहीं। और फिर वो अंगूर के फ़ॉर्म में हो जाए, नहीं, नहीं, नहीं। है आप ना? इसको नॉर्मल फ़ॉर्म में भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ये एंड बहुत लोग कहते हैं इससे गर्माहट आ जाती है, ऐसा नहीं है। आप देखो, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप सपोज़ आपने नॉर्मल फ़ॉर्म में लिया, आपको नहीं सूट किया, तो फिर आप कोशिश करें किसी और फ़ॉर्म में लेने के लिए, हाँ। अदरवाइज़ नॉर्मल फ़ॉर्म में लेना कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। नहीं है ना, ठीक है। एंड आपने ये जो है एक तो मीठा हमें छोड़ना होगा पूरी तरीके से, काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स हद तक, है पूरी ना? तरीके से कुछ भी पूरी नहीं, तरीके से नहीं मतलब हाँ, काफ़ी हद मॉडरेशन तक। और फॉर्म अगर में आपको गठिया है फिर तो 100% कम से कम रखें, मीठा, है ना? एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी बिल्कुल कम। हमेशा की तरह दुश्मन ही है। दुश्मन, जो चीज़ अच्छी लगती है वही हमारी दुश्मन है। हाँ, क और कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से कहाँ मतलब इंडियंस की एक बहुत पहली मतलब पहली पसंद हुआ करती थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट के बिना तो कुछ होता ही नहीं होता ही था। नहीं था, सो अभी वो जो है वो थोड़ा साइड करना पड़ेगा। थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है एंड अब मुझे ये बताइएगा जो एक कार्टिलेज होता है जो हड्डियों के लिए जो कहते हैं जिसको ग्रीस भी बोलते हैं आई थिंक है ना जो अगर आम भाषा में बोलेंगे मैं तो 2 चीज़ें समझाता हूँ। हुँ, कार्टिलेज क्या होता है कि जो हड्डी है, हुँ, उसके ऊपर की एक कवरिंग है, हुँ, कैपिंग है, हुँ, जो हड्डी को बचा के रखती है। अगर वो कैपिंग हट जाएगी, हड्डी और हड्डी से टकराएगा तो दर्द बहुत होगा। हुँ, तो वो हड्डी के ऊपर एक कैपिंग की तरह है। हुँ, इस तरफ एक हड्डी है, उसके ऊपर एक कैप है, उस तरफ एक हड्डी है, उसके ऊपर एक कैप है। बीच में जो जगह है, उसमें ग्रीजिंग है, हाँ, उसमें ऑयलिंग है, वो ऑयलिंग है ना? उसमें ऑयलिंग है। अच्छा वो जो होता है ये ऑयलिंग जो है वो वक़्त के साथ बदल मतलब खत्म होता है जैसा खत्म हो बोलते हैं। जाता है, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ये जो ऑयल है, ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता हुँ, है, जो हमारे जॉइंट्स को कुशनिंग देता है। हुँ, जब हम बैठ के खड़े होते हैं, तो अचानक से हड्डी नहीं टकराती है। हुँ, ये अंदर जो ग्रीस है, वो उसको एक स्प्रिंग की तरह कुशनिंग देता है, हुँ, तो हमारी हड्डियाँ टकराती नहीं हैं। विथ एज उसकी क्वालिटी खराब होती जाती है, खराब होती जाती है, कट-कट की खराब होती आवाज़ जो जाती आती है, है ऐसा भी? और फिर धीरे-धीरे कट-कट की आवाज़ आती है। शुरू-शुरू में सिर्फ़ बैठ के उठने में दर्द होता है, और जब एडवांस हो जाता है, तो हम चल भी रहे हैं या सीढ़ी ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो दर्द हो रहा है। तो वो जब वो ठीक करने के लिए आप लोग कुछ उसके अंदर डालते हैं, है हुँ। ना? तो उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वही चीज़ बनाई जाती है, और जिसको उसके सिरिंजेस इंजेक्शंस आते हैं, हाँ, और उससे हम जब अंदर देते हैं तो उसमें ऑयलिंग पैदा होती है। हुँ, लेकिन वो ऑयल उस ऑयल की तरह नहीं है जो ऊपर वाले ने बनाई है। वो तो हाँ, उसकी अपनी लाइफ़ होती है, उसकी भी अपनी जो लाइफ़ होती अ, उस इंसान के घुटने की हालत के ऊपर डिपेंड करता है। जितना जल्दी ले लेंगे,
तो कई बार शुरुआत में जब हम दे देते हैं तो 2-2 साल तक भी चलता है, ओह! और जब बहुत लेट हो जाता है तो 6-6 महीने। 6 महीने से भी अगर कम में खराब हो रहा है फिर मतलब नहीं है, मतलब ही फिर नहीं। खराब हो गया। और कई बार ये भी समझना ज़रूरी है कि एक वक़्त के बाद अगर वो गया है, अगर गाड़ी के पहिए घिस ही चुके हैं, तब बदलना ज़रूरी है। फिर उसको खींचने का कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं है। वो भी एक चीज़ तो हो जाती बदलने है। के बाद में दोबारा तो दिक्कत नहीं आती या फिर? बदलने के बाद वही चीज़ है, इंसान ने जो बनाया है वो ऊपर वाले ने की तरह तो है नहीं, उसका अपना लाइफ़ है। ऊपर वाले ने जो बनाया है तो सारी ज़िंदगी चल गया 50 साल। मेंटेनेंस तो होता होगा, मेंटेनेंस होता है, 15-20 साल आराम से चलता है। है ना? तो एंड आप कुछ देते होंगे उसके बाद में, मतलब उसके बाद मेंटेनेंस? कुछ ज़रूरत नहीं होता, नी रिप्लेसमेंट जब सर्जन करते हैं तो उसके बाद वो रिप्लेसमेंट जब ठीक से अगर हो जाता है, तो इंसान चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ऑर्थोपेडिक के लिए और रूमेटोलॉजी के लिए कि किस पेशेंट को चाहिए चाहिए। और किसको नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रोमेटोलॉजी में ये पता चल जाता है कि मतलब हाँ, वो पता खुद चलता बता है। देते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक्स-रे देख के नहीं पता चलता है। आम तौर पे क्या होता है, लोग सोचते हैं अगर एक्स-रे देख लेते हैं, अरे जी आपके तो घुटने गए बदलवा लो। हुँ। पेशेंट को देख के होता अच्छा। है। ऐसा होता है बहुत लोगों के एक्स-रे बड़े बड़े खराब है। पेशेंट कहे जी मुझे तो दर्द ही नहीं है, तो आप थोड़ी ना मेरे अच्छा। घुटने बदलवा दोगे। हाँ। और इसके ठीक विपरीत, पेशेंट को इतना दर्द है कि वो यहाँ से वहाँ हिल नहीं पा रहा है, लेकिन एक्स-रे उतना खराब नहीं है। अच्छा, शायद ऐसा भी है? हाँ, तो अगर आपको इतना ज़्यादा दर्द है, आप चढ़ नहीं पा रहे हो, उतर नहीं पा रहे हो, 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो, रात को सोते हो तो दर्द से उठ जाते हो, आपकी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट हो चुकी है और आपने कंज़र्वेटिव सारी चीज़ें ट्राई कर ली, आपने दवाई ट्राई कर ली, इंजेक्शंस भी ट्राई कर लिए, आराम नहीं मिल रहा है, उस केस में सर्जरी होनी चाहिए। ओह! उस केस में होनी चाहिए। तो ये जो कार्टिलेज के लिए कुछ फूड वगैरह है, फल वगैरह है जो कि? फूड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है इसके हुँ। लिए, अच्छा, क्योंकि मतलब। हाँ, नहीं है। हाँ। सप्लीमेंट्स कुछ हैं जो हम देते हैं, जिन्होंने अभी तक किसी भी साइंटिफिक वे में ये नहीं दिखाया कि वो डेफ़िनिट कार्टिलेज बनाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट उसको ख़राब होने से स्लो कर देते हैं, वो अच्छा। डेफ़िनिट है। तो ये इसको ग्लूकोसामिन वगैरह कहते हैं, अच्छा। जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, जो लोग लेते हैं आम तौर पे, और ये सप्लीमेंट्स जो हैं, ये एटलीस्ट सिम्पटम को मॉडिफ़ाई करते हैं, इनको कहते हैं सिम्पटम मॉडिफ़ाइंग एजेंट, यानी ये पेन वगैरह को ख़त्म करते हैं बिना पेन किलर्स के। अच्छा, तो ये क्योंकि अल्टीमेटली जिसको घुटने का है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, दर्द। हुँ। अगर उसको दर्द नहीं है और वो चल रहा है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक्स-रे में उसका घुटना कैसे दिख रहा है, उससे कोई उससे मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं है। तो ये जो कार्टिलेज के सप्लीमेंट्स हैं, ये कार्टिलेज का डिग्रेडेशन को स्लो कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये है तो एज प्रोसेस। जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सारा एज प्रोसेस एज ही। प्रोसेस है। अब जब बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो वापस काले हो जाएँगे। हुँ। और किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के काफ़ी देर तक काले रहते हैं, हुँ। किसी के जल्दी गिर जाते हैं, किसी के काफ़ी देर तक रहते हैं। वो ये भी बायोलॉजिकल काफ़ी भी हद तक कुछ कहा बायोलॉजिकल, जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक तब मैं होता है। पेशेंट को समझाता हूँ कि ये उस तरह का प्रोसेस है। हुँ। आप में सर मुझ में इतनी जल्दी क्यों हो गया? हुँ। तो अगर आप कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा था या आपने अपने जोड़ों को बहुत ज़्यादा अत्याचार करा है, जैसे अगर आप बोलेंगे एथलीट्स जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फील्ड एंड ट्रैक इवेंट करते हैं, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, उनके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि हाँ। उन्होंने घिसा बहुत है उसको। अच्छा, तो गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो टायर तो बिल्कुल ही। घिसेगा ही ना। अच्छा, तो मतलब एक बात बताइए, जैसे ये वाला मतलब ये भी है कि जो वॉकिंग होती है, तो हुँ। वॉकिंग में भी जो है वो तो ये काफ़ी बहुत दिक्कत। इम्पोर्टेंट चीज़ पे आप आए हो। हाँ। अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं हम ट्रेडमिल करेंगे, ट्रेडमिल करेंगे। हुँ। ट्रेडमिल इज़ अ कार्डियो एक्सरसाइज़। हुँ। कार्डियो का मतलब है वो हार्ट की ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और हमारी हार्ट की नसों को खोल देता है और हुँ। हमारा हार्ट अटैक का चांस कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। किसी ने ये नहीं कहा कि घुटने के लिए है, किसी ने ये नहीं बोला, हाँ। घुटने के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि वो एक हार्ड सरफेस होता है। ओह! आप देखोगे कभी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो होता है वो, तो जैसे मैं कह रहा था ट्रेडमिल के बारे में हम बात कर रहे थे हुँ। कि ट्रेडमिल जो है वो कार्डियो का एक्सरसाइज है, लेकिन घुटने के लिए खराब है क्योंकि वो एक हार्ड सरफेस है। जैसे आप देखोगे जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं, वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो होता है ये मिट्टी पे चलते हैं। तो अगर आपको वॉक करना है तो आप अगर सीमेंट पे वॉक करेंगे, अगर गाड़ी को लेके सीमेंट पे जाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी घिस जाएगी। हुँ। लेकिन गाड़ी के लिए रोड कोल तार का बनता है, क्यों? कोई वजह है कि क्योंकि सीमेंट के रोड नहीं बने। तो हुँ। उसी तरह जब हम वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, इसलिए साइक्लिंग कहते हैं, और मैं बताता हूँ अपने पेशेंट्स को कि साइक्लिंग वॉकिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर है घुटनों के लिए। हुँ। हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट साइक्लिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज। अगर आप पूरे एथलीट्स देखोगे ना, हुँ। जो ओलंपिक्स में जाते हैं और बाद में जब उनका करियर ख़त्म होता है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। हुँ। सिर्फ 2-3 लोग सबसे फिट रहते हैं, साइक्लिस्ट और स्विमर्स। तो दोनों स्विमिंग और साइक्लिंग बेस्ट है। बेस्ट एक्सरसाइज है।
ठीक है, पूरे अभी हम बॉडी के एक्सरसाइज पे भी लिए। आएंगे बहुत सारा, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज के बारे में भी, क्योंकि एक्सरसाइज भी एक ऐसी चीज है जो कि मतलब बोला जा रहा है कि लोग उसकी वजह से प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ला रहे हैं। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ला रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज है कि ओवर एक्सरसाइजेस इनकी वजह से भी आ रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले यही वाला शुरू करूंगी कि जो एक्सरसाइज एक जिम वालों के लिए, या फिर जो भी अगर वॉक करें उनके लिए बताइए, अगर वो जिम जा रहे हैं तो वो क्या करें? देखो, एक्सरसाइज का गोल सबका अलग-अलग है, हम्म। कारण अलग-अलग है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है। उसके लिए अलग एक्सरसाइज अब है। इसमें मेरा एक सवाल है, पता है, जैसे कि अभी एक तो ये होता है कि एक तो अपनी बॉडी बनाने के लिए लोग जाते हैं, दूसरा वेट लॉस के लिए जाते हैं, तीसरा ये ज़रूर चाहते हैं कि भाई मेरा ये सब कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे घुटने सलामत रहें, मेरा कंधा शोल्डर दिक्कत ना करे और कमर ना टूट जाए, पता चले हैवी वो वेट्स उठा लिया एंड ऑल, ये सब भी ना हो। तो इस पे भी बताइएगा, ये भी बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी बिल्कुल। है। तो एक्सरसाइज भी हर इंसान के हिसाब से टेलर होनी चाहिए। हुँ, यंग लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम अगर नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल करना चाहते हैं, वो बेल्ट पहनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हालाँकि उसमें भी कई बार बैक की प्रॉब्लम आ सकती है, हुँ, बट हुँ, कर हुँ, रहे हैं वो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। जो चाह रहा है कि मैं सिर्फ हेल्दी रहूँ, मेरी बॉडी फिट रहे, लेकिन मुझे कुछ बॉडी नहीं बनानी, लेकिन मुझे बीमार नहीं पड़ना हुँ, है। उनके लिए साइक्लिंग बहुत अच्छा है, स्टेशनरी साइकिल है जिम में, दैट इज़ वेरी गुड। या लाइट वेट्स, वो ठीक है। और एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ये ये कौन-सा? यानी जिसको हम थेराबैंड्स या पिलाटेस कहते हैं, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैंड्स जो होते हैं? रेजिस्टेंस बैंड जो होते हैं, अच्छा। जिसमें बॉडी, और ये खास करके उनके लिए अच्छी है जिनको जोड़ों में दर्द है, या जो कुछ करते हैं तो उनको पेन आ जाता है, हुँ, तो वो अपने आप को रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइज से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि इन एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, आपकी जॉइंट मूव नहीं करती, लेकिन जॉइंट पे कांस्टेंट एक स्ट्रेस पड़ता है, एक तनाव आता है, हुँ। और उस तनाव से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन आपके जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आता। ओह! मतलब तो रेजिस्टेंस बैंड। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे रेजिस्टेंस बैंड हो गए, थेराबैंड्स। देखो, अब योगा भी क्या प्रॉब्लम है, योगा भी कई किस्म के हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारे आसन हैं, सब सबके लिए नहीं है। हुँ, अब जो ट्रेन्ड योगा टीचर्स हैं, उनको मालूम है कि हमें, वो पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी है, ये है, वो है, उस हिसाब से वो कराते हैं। जिस चीज़ में वो देखते हैं आपको दर्द हो रहा है, उस चीज़ से आपको वो हटा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रेन्ड नहीं है, वो आपको सब कुछ करा रहे हैं, हुँ, और वहाँ पे घुटने वैसे ही परेशान कर रहे हैं, और उस पे वो आसन कर रहे हैं जिसमें घुटने पे और घुटने असर हो पड़ गए रहा या है, फिर कमर हो गई। कमर हो गया, और वो और दर्द होके हमारे पास आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि हाँ जी, हमने अभी योगा शुरू किया। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि योगा खराब है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, खराब कुछ नहीं है। आपको सही तरीके से कराया जा रहा है या नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसने एक्सरसाइज को टेलर करा है कि नहीं, कि आप ये मत कीजिए, आपके लिए ये है। हुँ, उसी तरह जिम में वो बोलेगा अगर आपको घुटनों की दिक्कत है, आप ट्रेडमिल मत कीजिए, आप क्रॉस ट्रेनर कीजिए, आप साइक्लिंग कीजिए, हुँ, ये बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखना, एक तो साइक्लिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग चलते बहुत हैं, नॉर्मल ग्राउंड पर, कोई ट्रेडमिल पे, नॉर्मल चलते हैं, पार्क हाँ, में वो लोग तो चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं। बड़े-बड़े इवन पार्क्स उनके पे लिए तो प्रॉपर पाथ बने हुए हैं पाथ कि बने हुए हैं, साइक्लिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी, उसमें साइकिल साइकिल में निकल जाते हैं, हुँ, रोइंग वगैरह करते हैं, स्विमिंग बहुत करते हैं। स्विमिंग भी ये बहुत। कुछ चीज़ें जिसकी वजह से बहुत फिटनेस रहती है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 चीज़ें हैं, साइक्लिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि साइकिल में आपके जॉइंट्स मजबूत होते हैं, प्रेशर नहीं पड़ रहा आपके बॉडी के ऊपर। हाँ, फिर अगेन सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को कमर की दिक्कत है, वो नहीं कर सकते। साइक्लिंग नहीं कर सकते वो, राइट? उनके लिए फिर अलग टाइप की साइकिल है, सीट्स बड़े वाले हैं, हुँ, थोड़ा तो आपको अपने हिसाब से एक्सरसाइज की इक्विपमेंट चूज़ करना होता है। आपको अपने हिसाब से ट्रेनर देखना है, ट्रेनर को बताना भई मुझे मुझे ये दिक्कत है, हुँ, और ट्रेनर भी उतना ही सेंसिटिव होना चाहिए कि हाँ, आपको जो चीज़ है वो नहीं कराएगा आपको। हुँ, ये सब मिलकर एक अच्छा एक्सरसाइज बनता बढ़िया बनता है। है। हुँ। ये वेट्स पे मैं जानना चाहूँगी कि मतलब एक क्या कहा जाता है कि अगर वेट अगर आप उठा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं के लिए तो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, बिना वेट्स के अगर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे बॉडी उतनी ही बनेगी, लेकिन आपको बिना वेट्स के बनेगी। अच्छा, वो हुँ। कैसे? सिंपल, पुराने ज़माने में होता था बुल वर्कर। हुँ, वो एक तरीका था जिसमें वो बैंड्स होते थे, या वो स्ट्रेच होता था, हुँ, या वो प्रेशर होती थी। हुँ। तो आप उसको बस प्रेशर को मेंटेन करते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड तक, और फिर छोड़ते हैं। तो उसमें मसल उतना ही स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन अच्छा, उठाना उठाने नहीं की पड़ ज़रूरत रहा नहीं है। है। तो मतलब ये तो भी उसमें बढ़िया है। उठाने से क्या हो रहा है ना, आपके लिगामेंट्स स्ट्रेन हो रहे हैं। आप कोई चीज़ को ऐसे उठा रहे हो तो वो कभी-कभार उसमें इंजरी हो रही है। ओह! लेकिन वही चीज़ आप अगेंस्ट फोर्स कर रहे हो, तो उसमें ये हो रहा है कि मसल्स तो स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन डैमेज नहीं हो रहे।
तो मतलब वो बहुत बढ़िया चीज़ है ना? बढ़िया मतलब चीज़ आप है। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो रेजिस्टेंस जो बैंड्स थेराबैंड्स हैं, वगैरह कर बैंड्स करें, स्ट्रेंथनिंग करें और या अपने ट्रेनर को बोले मुझे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएँ, तो वो समझ आइसोमेट्रिक जाएगा। एक्सरसाइज, ये काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइज है। रेजिस्टेंस बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जो योगासन अभी आपने बताया तो बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि कई बार वो कमर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है या कोई ऐसी चीज़ है जो जो आपके घुटनों को परेशान एग्ज़ैक्टली, करेगी, वो है ना? नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें से कुछ ऐसे योगासन हैं जो कि बहुत थोड़े सूदिंग है, जैसे कि ताड़ासन हो गया। ताड़ासन में जिसमें आप सीधा होके और आप पै मतलब स्ट्रेचिंग टाइप का हो सकता है। उस तरह का कर सकते हैं? बिल्कुल, उस तरह का जो करते हैं। चीज़ आप कंफर्टेबली कर सकते हो, आपको उसको करने में बार-बार दिक्कत नहीं हो रही, दर्द नहीं आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है दर्द, हुँ, तो ज़ाहिर है वो आपके लिए अच्छा है। जो अच्छा। चीज़ आप कर रहे हो और उससे आपका दर्द बढ़ रहा है, तो वो आपका योगा टीचर अगर अच्छा है, वो खुद ही मना कर देगा, बोलेगा आप ये मत कीजिए, आपको इसमें दर्द हो रहा है। तो लेकिन सर शुरुआत में तो जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी होता है कि भई थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता थोड़ा बहुत शुरू में होगा, फिर है ना? ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक हो लेकिन जाएगा। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ, तो बंद कर दें। तो बंद कर दें। ये जो होता है जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है। कई बार अगर हम करते हैं वो एक्सरसाइज टेम्परेरी होता है, 1 या 2 दिन का होता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर वो ठीक हो लेकिन जाता है। अगर आपने किया और उसके बाद आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम तक दर्द कंटिन्यू चल चले ही रहा जा है, रहा है, फिर आपने रेस्ट लिया, ठीक हुआ, फिर आपने किया, फिर शुरू हो गया, तो फिर बंद करना फिर चाहिए। बंद कर दो। क्योंकि शरीर आपको बता रहा है कि आपके लिए नहीं है। अच्छा ये स्ट्रेचिंग पर बताइएगा, स्ट्रेचिंग वगैरह कहा जाता है कि स्ट्रेचिंग वगैरह स्ट्रेचिंग किस प्रकार का मतलब? मतलब लाइक जैसे कि अपने हाथों का या फिर पैरों का या कमर का मतलब एक स्ट्रेच स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बट हुँ, एक लिमिट तक अगेन। है ना? बॉडी टू बॉडी वो भी फ़र्क है, अलग-अलग है। हाँ, आपकी बॉडी जहाँ तक अलाउ करती है वहाँ तक करो या उससे थोड़ा ज़्यादा करो, बट ओवर स्ट्रेच नहीं करना। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक फिट इंसान वहाँ दिखा रहा है आपको इंस्टाग्राम में वो एकदम झुक जा रहा है। हाँ, अब एकदम ठीक। आपको लग रहा है मैं भी वैसे ही बन जाऊँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है, हाँ। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या अलग है? है, उसने कई सालों का किया हुआ है, उसके बाद वो आया है, उसने उस उम्र में नहीं शुरू किया। अगर आप सोचो मैं 50 की उम्र में वो बन जाऊँगा तो वो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं तो इम्पॉसिबल। आपको प्रैक्टिकल गोल लेके चलना है कि मुझे इस एज में क्या करना है। यंग इंसान है तो वो कोशिश करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। यंग एज से शुरू कर रहा है तो बिल्कुल बढ़िया है। 40 साल तक के 30 से 40 जब 30 मतलब 30 क्या है मतलब 40 का ही मैं मानती हूँ क्योंकि 40 के बाद भी 40 के टाइम का मुझे ऐसा लगता है कि एक जोश होता है कि हाँ, मुझे बहुत फिट रहना है, तो मैं कुछ भी कर लूँ। तो उन लोगों के लिए बताइए, महिलाओं के लिए आई ख़ास थिंक तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, 30 ख़ास करके आपने कहा जो 40 साल की उम्र है ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर बीमारियाँ इसके बाद ही शुरू इसके होती बाद हैं। शुरू होती हैं। तो यही उम्र है जब आपके पास आखिरी मौका है अपनी बॉडी को फिट रखने का। क्योंकि बाकी तो हमने 30 साल खराब कर कर दी। दिए। हाँ। तो 40 साल की उम्र में डाइट कंट्रोल ये सब चीज़ें हमने जो डिस्कस करी ये हुँ। हमें करना चाहिए। है ना? एक सिंपल एक्सरसाइज़ वॉकिंग तो सबसे बढ़िया है, हुँ, साइक्लिंग अगर कर सको तो बहुत बढ़िया है, स्विमिंग सबके पास ऑप्शन नहीं है। हुँ। बट एक बेसिक एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज़ को सिंपल रखना है, बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना है अपनी एंड्योरेंस को, अचानक से कुछ जाके एक दिन में नहीं कर देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना? है। जो बट अवेयरनेस होना और करना ज़रूरी है बिकॉज़ यही चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड और हम में फ़र्क जो है, वो ये है कि वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर टाइम रहे हैं। से कर रहे हैं। इनफैक्ट अपनी लाइफ़स्टाइल में उनका है ही कि उनको कम मसाले वाला खाते हैं, नमक कम हमारे खाते हैं। यहाँ रामदेव वगैरह जी ने जो योगा का शुरू किया, बहुत अच्छा एक अवेयरनेस शुरू किया जिससे एटलीस्ट हालाँकि उनसे पहले भी बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। बट उन्होंने एक वो जगाया लोगों के अंदर कि यार एक्सरसाइज़ करो, अपने आप को फ़िटनेस पे लाओ। वो हुँ, अवेयरनेस लोगों की बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हर इंसान सब कुछ कर पाएगा, कोई देखेगा अपने आप को योगा से मैं अच्छा हूँ, कोई बोलेगा योगा करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दर्द हो जाता है, हुँ, वो हुँ। कुछ और करेगा। कुछ और लेकिन कुछ ना कुछ कुछ करेगा। करेगा, कुछ ना कुछ करना है, अपना रास्ता ढूँढना है, वो एक्सरसाइज़ अब ताइ ची एक एक्सरसाइज़ है मैं आपको बताऊँगा एक जो आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत मानी हुई एक्सरसाइज़ है। जो ताइ ची जो जिसमें ऐसे करके और ऐसे जो करते हैं बहुत जिसमें स्लो करते हैं और बहुत स्लो मूवमेंट साँसों पे होती भी कुछ है, करते हैं शायद। साँसों पे भी होता है बट वो उसमें स्लो मूवमेंट होता है और उसमें बॉडी की बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा। ये ओल्ड लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। ये आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा करती है हुँ। क्योंकि उनकी बॉडी की कोर डायनामिक स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी बैलेंस बन जाती है, गिरते नहीं हैं। तो कितने प्रकार के वैसे वैसे वाला ताइ ताइ ची ची फाइटिंग नहीं है, ये एक बहुत स्लो एक्सरसाइज़ होती है, इसके एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं इंडिया में इस हुँ, वक़्त। 1-2 हैं उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी काम करके और आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए इसको दिखाया है कि काफ़ी काम करता है ये। अच्छा, उसमें उनके स्लो मूवमेंट्स होते हैं, बहुत ही स्लो अच्छा। और बॉडी धीरे-धीरे मूव करती है एक जगह से। जैसे मैं आपको ये बताऊँ कि आप एक जगह खड़े हो जाओ, दोनों घुटनों को थोड़ा-सा मोड़ के, थोड़ा-सा हुँ, बेंड करके, हुँ, हुँ, बहुत मुश्किल है। हुँ, मूव करते रहना आसान है।
बट वैसे खड़े एक हो जगह बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो दर्द होगा। उससे धीरे-धीरे दर्द, हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग वो, बट वो बहुत देर के लिए नहीं करते, कुछ सेकंड्स करेंगे फिर मूव करेंगे, फिर कुछ सेकंड्स करेंगे। तो ओह! वो भी एक है, कुछ लोगों के लिए वो है, जिनकी जॉइंट्स बहुत ज़्यादा खराब है। हुँ, तो हर चीज़ में है, आपको ढूँढना है कि आपके लिए कौन-सा अच्छा है। कौन सच है और इसके लिए मतलब जब अगर इस तरीके का बहुत कन्फ्यूज़न हो तो रोमेटोलॉजिस्ट के पास चले ही नहीं, जाएँ। रोमेटोलॉजिस्ट तो इसके डॉक्टर नहीं है, हाँ, बट जो भी आप जिस भी ट्रेनर के पास जाते जिसके हैं, वो हाँ। ट्रेनर अच्छा ट्रेन्ड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा ट्रेनर आपको कभी भी गुमराह नहीं करेगा। हुँ। अगर क्वालिफाइड ट्रेनर है तो उसको पता है कि लिमिटेशंस क्या हैं हाँ, किसके। लेकिन अगर इस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो या फिर कोई वजह ना समझ आए तब तो ज़रूर जाना करेगा। चाहिए। आप देखो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो क्रिकेटर्स के साथ वर्क करते हैं या हुँ, हुँ। स्पोर्ट्स के साथ वर्क करते हैं, जब जी। उनकी इंजरी होती है तो उन्हें पता है कि कौन से मसल्स पे काम करना है, हुँ, कौन से मसल्स को कब तक आराम देना है। ये हुँ। चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ की तरह इसमें भी वो आ जाता है कि जो ट्रेंड नहीं है उसने भी कल को खोल दिया। बिल्कुल 10 लोग वहाँ पहुँच गए, कुछ भी करे जा रहे हैं, और फिर वो छोड़ के कुछ और चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीज़ प्रॉपर्ली सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग हो ना, हुँ। तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो जंप करने वाला होता है, हुँ। जंप वो कितना मतलब वो अच्छा होता है या फिर इफ़ेक्ट मैं करता कह है? नहीं सकता, बट जंपिंग अगर किसी को जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनिटली नहीं करना नहीं कर चाहिए। सकते नहीं ना कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है कॉमन ना लॉजिक है। है ना कि मतलब जंपिंग जो है वो इतना नहीं है। एक और चीज़ है जो मतलब वॉक के लिए जैसे हमने अभी आपने बताया कि उससे घुटने जो है वो थोड़ा जैसे मतलब वो होते हैं खराब होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग कहते हैं कि घुटनों पे मतलब घुटनों पे नहीं आई थिंक अगर हम वॉक करें तो कुछ अच्छा, एक चीज़ वेट्स और है, रिवर्स वॉकिंग चल रही हाँ, है आजकल। आजकल रिवर्स वॉकिंग देखो, बॉडी की बायोमैकेनिक्स जो ऊपर वाले ने बनाई है और जो एवोल्यूशन ने बनाई, वो आगे चलने के लिए, हुँ, पीछे चलने के लिए नहीं बनाई है। बट आजकल चल रहा है ये भी तो बात है। जब आप पीछे चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, वो पीछे कहते हैं घास पे जो है वो आएगी, पीछे ही चलो। आएगी। क्यों? क्योंकि हम नेचर के विपरीत जाने की कोशिश करें। हाँ, नेचर ने हमें आगे चलने के लिए बताया है। पीछे हुँ, हम उतना फ़ास्ट नहीं चलते हैं, हम स्लो चलते हैं। उसके हुँ। रीज़न है कि बॉडी की जो पूरी मसल्स और से बने हैं, ये बने ही हैं बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, आगे चलने के लिए। हाँ, वो पीछे तो मैंने एक बार ट्राई किया था बहुत ही खतरनाक है वो। मेरे पास कई पेशेंट्स आए हैं जो पीछे चलने के बाद इनको पेन बढ़ गया बहुत पेन ज़्यादा। बढ़ गया ना और ये जो भी मैं आपको बता रही थी कि वो बोलते हैं कि जो आप वॉक करते हो तो आप कुछ वेट्स जो है वो पैर पे बांध के चलो कुछ ऐसा बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है, हाँ ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब ये है कि ज़रूरी ये वॉक है कि आप कंफर्टेबली वॉक करें, सॉफ्ट ग्राउंड पे वॉक करें और रेगुलर करें। द दौड़ बस दौड़ भी काफ़ी लोग लगाते हैं, बट ये कुछ स्टडीज़ ने ये दिखाया कि ब्रिस्क वॉकिंग यानी बहुत तेज़ चलना, वो दौड़ के बराबर होता है। सो अभी आपने बताया कि एक्सरसाइज पे भी हमने बात कर ली फूड पे भी हमने बात कर ली एंड ओवरऑल जो भी चीज़ें थी थोड़ा सा मुझे बताइएगा थोड़ा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है तो बाकी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली अब ज़रा बताइएगा कि डेली का जो हम लोगों का चलना फिरना उठना बैठना है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन वजहों से भी तो उसके लिए मुझे बताइएगा कि एक तो जो फुटवेयर होता है फुटवेयर कैसा होना चाहिए देखिए, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं और इन जनरल भी, फुटवियर का एक सिंपल लॉजिक है, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है जो फुटवियर आपको कंफर्ट देता है, हम्म, वही आपके लिए सही है। तो कंफर्टेबल फुटवियर सबसे पहली चीज़, और ये कंफर्ट आपको अपने आप पता चल जाता है कि किस में आपको कंफर्ट है, हम्म, किस में नहीं है। बाकी जहाँ स्टाइल की बात है, वो आपने 1-2 दिन पहन लिया या 1 घंटे पहन लिया, किसी पार्टी में चले गए आप, वो हील्स अलग वील्स बात है। हील्स जी पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेगुलर नहीं पहन सकेंगे। अगर आपको दर्द कंफर्टेबल नहीं हो, हुँ, जो कंफर्टेबल है वो पहन रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जो प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, उनको नहीं पहनना चाहिए। ठीक बट है, फुटवियर कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और पै जो मतलब कई बार घर में क्या होता है कि हम लोग लेकिन इस पे एक चीज़ बताऊँगा, हाँ, अक्सर बहुत सी चीज़ें जो घुटनों में परेशानी शुरू होती है, वो शुरू होती है पैरों से। है ना? पैर का हमारा जो फुट का एक आर्च होता है, हाँ, यही मैं आपसे ये पूछ रही थी। आर्च बहुत लोगों में फ्लैट हो जाता है हाँ, ये या ऐसा फ्लैट होता है पैदाइशी, कमज़ोर होते हैं, उनके आर्चेज़ नहीं होते। हुँ, आर्च का ये फंडा है कि जैसे आप देखो, जो आपने बिल्डिंग देखी होंगी, बिल्डिंग में एक डोम होता था। हुँ, वो डोम इसलिए बनता था कि जो बिल्डिंग की ग्रेविटी होती थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो डिवाइड हो जाती थी 2 हुँ, तरफ। अच्छा, तो उसको डिवाइड करता है, तो जब बॉडी का वेट आ रहा है नीचे, तो वो डिवाइड हो जा रहा है। हुँ, लेकिन अगर वो फ्लैट हो जाता है, तो पूरी बॉडी का वेट एक पार्ट पे आ जाता है और वहाँ पे आर्थराइटिस शुरू होता है। और जब बुनियाद ही खराब हो, तो फिर फिर तो ऊपर दर्द होगा ही, तो ऊपर फिर तो घुटने ऑब्वियसली में पेन आएगा ही। तो वो तो इसलिए आर्च को देखना बहुत ज़रूरी है। जिनके आर्च फ्लैट हैं, उनके लिए बल्कि हील्स फिर भी थोड़ा बेटर है। उनके लिए थोड़ा हाई आर्च पहनना अच्छा है। हुँ, वो जूते जिसके अंदर थोड़ी आर्च हो, वो उनके वो लिए खरीदें, फ़ायदेमंद है। वो इंसान अगर फ्लैट्स पहनेगा, उसका दर्द बढ़ेगा। ओके।
और ये जो पैदल भी होता है कि जैसे कि बिना चप्पल के जो है घर में हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जो रहते हैं हाँ। और कुछ लोगों को रहा नहीं जाता बिना चप्पल के ये भी कुछ है क्या? देखिए, अगर आप बिना चप्पल के चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जब बिना चप्पल के चल रहे हैं और कई बार उससे एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, हाँ। क्योंकि वो हार्ड सरफेस है, क्योंकि आजकल वो पुराने ज़माने वाले घर तो हैं नहीं, हुँ, सारे टाइल के घर हैं, हुँ, तो उसमें ज़मीन इतनी सख्त है कि आप जितना चल रहे हो तो आपके हील्स में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि हुँ। वहाँ पर एक परत होती है, उसको प्लांटर फेशिया कहते हैं, वो वहाँ पे घिसती जाती है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो सूजन इस आती केस में हमेशा एक चप्पल पहन के चलना अच्छी बात है, और चप्पल भी ऐसा जो सॉफ्ट हो। हुँ। ये एसी का टेम्परेचर वग़ैरह अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो, इन जनरल सर्दी में कोई भी दर्द होता है, चाहे दाँत का हुँ, दर्द भी हो तो हुँ। ठंडे में बढ़ जाता है। बट इन जनरल जो एटलीस्ट मेरे गठिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ये बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रहना है। तो अच्छा, एसी अराउंड 24, 25, 26 पे रखा आपने, डायरेक्ट एसी की हवा नहीं अब आई। नहीं आई, और कुछ कंबल भी ओढ़ लेते हैं, क्योंकि जब जो गठिया की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे रोमेटॉइड हो गया या हुँ, लूपस हो गया, हुँ। या इसमें क्या होता है कि दर्द के साथ-साथ उनको हमेशा थोड़ा बुखार जैसा फ़ील होता है। तो उनको ज़रा-सा भी ठंड बर्दाश्त नहीं होता। तो कुछ तो हैं जो गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं, हुँ, क्योंकि उनको ठंड लगती रहती है। उनके शरीर अंदर से इतना इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। उन्हें ठंड तो ज़्यादा उनके लगती लिए डेफ़िनेटली ठंड अच्छा नहीं है, बल्कि गर्म पानी में नहाना, है। वो हुँ, फ़ायदेमंद रखता है, उससे दर्द कम हो जाता है। वो ज़रूरी है। सोने का तरीका जो है सोने का तरीका अगेन बीमारी पे इन जनरल तो हर इंसान का सोने का तरीका अलग है, पर इन जनरल जो तकिया है वो पतला होना चाहिए, हुँ, मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा तकिया देके सोना नहीं चाहिए, और बिस्तर में सिर्फ़ सोने के लिए बना है, वहाँ बैठ के टीवी देखने के लिए नहीं बना है या काम करने के लिए नहीं बना है। अक्सर जो कमर या गर्दन की प्रॉब्लम शुरू होती है वो इसलिए होती है कि हम बिस्तर में बैठ के अपना ऑफ़िस का काम कर रहे हैं हुँ, या हुँ, मोबाइल कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। हुँ, तो बेटर ये है कि बिस्तर, अगर सबके घर में पॉसिबल नहीं होता है, हो सके तो बिस्तर मतलब बेडरूम में टीवी मत रखें। हाँ, टीवी सिर्फ़ ड्राइंग रूम में रखें, ताकि बेडरूम जब आप आएँ, तो आप शांति से बैठ के शांति से सो पाएँ। सो पाएँ। एक जना टीवी देख रहा है, दूसरा सो नहीं पाएगा। बिल्कुल, हाँ, अब घर के अपने-अपने सबकी मजबूरियाँ होती हैं, वो अलग है, वो बट अलग है। अगर जहाँ तक हो सके, क्योंकि इंसान को है कि मैं लेट के देखूँ, वो गलत चीज़ है। घंटों जो महिलाएँ किचन में रहती हैं खड़े-खड़े बहुत देर हो जाता है, तो खड़े रहना भी एक तरीके से नुकसान पहुँचाता है? नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वो हमेशा झुक के काम करती रहती हैं। तो उनका ये है कि बीच-बीच में अपने आप को एक्सरसाइज़ करें, जैसे हुँ, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा-सा मोड़ लिया, थोड़ा-सा साइड में स्ट्रेच कर लिया, ये बीच में करें, या नेक की मूवमेंट्स कर ली, ये एक्सरसाइज़ छोटा-मोटा करती रहें हुँ, हुँ। बीच-बीच में, और फिर काम करते रहें, तो वो भी ठीक है। ऑफ़िस वालों के लिए बता दीजिए बेचारे काम ऑफ़िस भी करते-करते बीच-बीच में उठें, हुँ, हमेशा और ऑफ़िस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एर्गोनॉमिक्स। आपका चेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन जो चेयर का बैक है उसमें इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ओह! ताकि आपका बैक जो है वो सीधे ही हो। सीधी थोड़ी-सी रहे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म में पैदा अपने करता है आप को प्रॉब्लम। कैसे याद दिलाते रहें कि पोस्चर हमें सही हाँ, करना ये है। बहुत मुश्किल है। ये हमसे भी बहुत बार नहीं होता है, है ना? ये तो ये तो कॉमन बहुत चीज़ है मुश्किल है। ये। सो बहुत ही अच्छा लगा, इतनी सारी जानकारी आपने दी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर से करेंगे, तो हम जी, कुछ उसमें जी, और जी, बहुत सारी जी। चीज़ें डिस्कस और करेंगे। भी अगर कुछ मिथ्स हैं लोगों के दिमाग वो में, भी कुछ जितने होंगे वो भी गठिया को लेके, वो भी हम दूर हम दूर करेंगे। करेंगे। थैंक यू सो मच, इतनी सारी जानकारी आपने दी है और हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात की। धन्यवाद। सो ये जो पॉडकास्ट है, बहुत ही कमाल का है। एक्चुअली वो लोग जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो महिलाएँ या वो पुरुष उनके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप इसे हर जगह शेयर कीजिए क्योंकि ये जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा। हम इसके शॉर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे और यूट्यूब पर भी शेयर करेंगे, तो वो सबको आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हर फ्राइडे शाम 4 बजे हम लेकर आते हैं इसी तरीके के बेहतरीन एक्सपर्ट्स के साथ गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट। देखते रहिए। Thank you very much.